उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार की राजनीति में जो कुछ उठापटक चल रही है आपके सामने, अब जरा उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत उपेंद्र जी आपका इंडिया टीवी पर। आज ललन जी का इस्तीफा हो गया, सब जगह चर्चा चल रही है, इसका क्या मतलब है, क्यों ललन जी का इस्तीफा हुआ होगा भला? कोई कह रहा है इनकी नजदीकी यादव परिवार के साथ बहुत बढ़ गई थी, कोई कह रहा था कि ये तो जेडीयू को मर्ज करा देना चाहते हैं आरजेडी में। तो आज के इस फैसले को, परिवर्तन को आप देखते कैसे हैं? देखिए, खुद ही उन्होंने जो तर्क दिया है इस्तीफा करते हुए, उस तर्क को कोई सुनेगा तो हंसी आएगी उसको। उनका यह कहना कि चुनाव लड़ना है, चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा समय देना है, इसलिए पार्टी के अध्यक्ष पद से हम इस्तीफा देते हैं। अब चुनाव लड़ना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई विदेश में जाकर थोड़े उनको काम करना था कि चुनाव क्षेत्र में नहीं घूम पाते, समय नहीं दे पाते। बिल्कुल फिजूल की बातें हैं, कोई इसका अर्थ नहीं है। सच यही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। आरजेडी के नेता के रूप में जेडीयू से ज़्यादा वो काम करने लगे थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और काम कर रहे थे आरजेडी के लिए। स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति किसी भी पार्टी का नेता कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। नीतीश जी को लगा होगा कि अभी कंट्रोल कर सकते हैं, आगे चलकर तो और नुकसान हो जाएगा, तो इस कारण से उनसे इस्तीफा लिया गया होगा और कोई दूसरा कारण नहीं होगा। सर, आप नीतीश कुमार से बेहतर आपसे बेहतर उनको कौन जानता है? इतने दशकों का आपका उनका साथ है। नीतीश जी का मन पर पढ़ पाना ऐसा लगता है आज की तारीख में सबसे मुश्किल काम है। क्या सोच होगी आज के दौर में नीतीश कुमार की? कोई कहता है कि भाई उनको बड़ा बुरा लगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ा दिया गया पीएम फेस के लिए ऑपोजिशन का। नीतीश जी की खुद की अभी ख्वाहिशें बाकी हैं क्या? और इस फैसले में क्या आपको वो भी कुछ दिखता है कि भाई एक बार फिर अपने आप का अपना प्रोजेक्शन कुछ और किया जाए इंडिया गठबंधन के अंदर? निश्चित रूप से देखिए, ललन सिंह जी और दो चार लोग हैं उनकी पार्टी में, इन लोगों ने मिलकर भरोसा दिलाया था नीतीश जी को कि आप महागठबंधन में चलिए, एनडीए से रिश्ता तोड़िए, वहाँ चलिएगा तो देश के अगला प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार के रूप में आपका नाम हम सब लोग मिलकर लाएंगे। और लालू जी से भी उन लोगों ने कहवा दिया होगा। अब आरजेडी के समर्थन से इस स्थिति में नीतीश जी पहुँच जाएं, यह बात तो उसी दिन नीतीश जी को सोचना चाहिए था कि कहीं से ही संभव ही नहीं था। लेकिन फिर भी उनको, नीतीश जी को इन लोगों ने सपना दिखाया और नीतीश जी ने खुद देख लिया जिस तरह से उस दिन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित हुआ। बाकी लालू जी या दूसरे जो लोग भी जिनके ऊपर इनका भरोसा था, इन लोगों ने एक शब्द तक वहाँ बोलना मुनासिब नहीं समझा। तो स्वाभाविक रूप से ललन सिंह जी तो इसी बात को कन्विंस करके नीतीश जी को वहाँ ले ही गए थे। अब वही चीज़ जब नहीं होते हुए दिखी और उसके बाद भी ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहते तो ये आरजेडी को ताकत ज़्यादा मिलती, नीतीश जी को कहाँ ताकत मिलने वाली थी। तो इसलिए तमाम कारण हुआ जिसके चलते इस्तीफा की स्थिति आई। सर, जब आप ये कहते हैं कि ललन जी नीतीश जी को ये बता करके, ये कह करके उधर ले गए, तो ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार अब कमजोर हो गए हैं, उनकी वो पकड़ नहीं रह गई पार्टी पर, अब उनको कोई बहला करके ले जा रहा है। नीतीश जी की अवस्था वैसी है क्या? हाँ, निश्चित। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश जी अब वन वे कम्युनिकेशन रखते हैं लोगों के साथ। मतलब लोग कुछ कहना चाहे, हम तो जब पार्टी में थे उस वक्त हमने सार्वजनिक मंच से सुझाव दिया था उनको कि नीतीश जी आप कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से अकेले मिलिए, अलग से मिलिए। अब 3 लोगों को बैठाए रखिएगा तो कोई आदमी अपनी बात ठीक से कहाँ कह पाएगा। तो अब लेकिन उस स्थिति में नीतीश जी आज भी हैं और यही कारण है कि एक तरफा बात ललन सिंह जी हो या उनके साथ 2-4 लोग जो उनको घेरे रहते हैं, इन लोगों ने जो कहा उस पर उन्होंने भरोसा किया। तो स्वाभाविक रूप से जो बात 4-5 आदमी मिलकर कहे, आम लोगों की बात नहीं सुनिएगा तो इस तरह की स्थिति बनेगी। तो नीतीश जी ने तो खुद ही ऐसी स्थिति बना ली है ना, और इसका नुकसान रोज हो रहा है। तो कमज़ोर तो नीतीश जी हो ही चुके हैं राजनीतिक रूप से और रोज़ कमज़ोर हो रहे हैं। और कमज़ोर क्या, अब देखिएगा जेडीयू ज़्यादा दिन सर्वाइव करने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी जिस दिन इन्होंने गठबंधन बदलने के बाद फैसला लिया कि उसी आरजेडी के हाथ में बिहार को सौंपेंगे, जिस आरजेडी से बिहार के लोगों ने किस तरह से अपनी छुटकारा पाने का काम किया था,
तो उस वक्त ही हमने कहा था कि आत्मघाती कदम है यह। तो आत्मघाती कदम जब लिया उन्होंने, तो धीरे धीरे बर्बादी की ओर जेडीयू बढ़ रहा है और ये बढ़ते जाएगा। स्वाभाविक रूप से हैं नीतीश जी कमजोर और कमजोर होंगे। आपने कहा पार्टी सरवाइव नहीं करेगी, तो क्या होगा पार्टी में ऐसा? क्या पार्टी में वो बीजेपी के साथ जाने की चाहत रखने वाला धड़ा बहुत मजबूत है? उपेंद्र जी, आवाज मिल रही है उपेंद्र जी आपको? फोन लगता है डिस्कनेक्ट हुआ है। लेकिन उपेंद्र जी, बड़े जो बातें वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को ललन सिंह जो हैं वही ये कह करके कि आइए आपको हम आरजेडी के साथ चलिए और एनडीए से नाता तोड़िए, बीजेपी से पीछा छुड़वाइए अपना, और उसके बाद आप राष्ट्रीय राजनीति कीजिएगा, पीएम फेस का उम्मीदवार आप होंगे, आप संयोजक बनेंगे। ये सारी बातें जो है ललन सिंह ने भी उनको बताई कि ये मुमकिन है, लालू यादव के साथ हम लोग चले जाएंगे तो। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक के अंदर अभी 19 तारीख को पिछली, जब इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने नाम ले दिया सीधे सीधे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आप पीएम फेस बनाइए, तो नीतीश कुमार अवाक रह गए, ऐसा वो कह रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से लालू यादव कुछ बोले नहीं, उसका प्रतिकार किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो जो बात, वो जो पद था या वो जो ख्वाहिश थी वो तो नीतीश कुमार की थी, और शायद उनको ही कहा गया था कि आप ही को सब कुछ करना है, इसीलिए वो सब दलों को एकजुट कर रहे थे। उपेंद्र जी की बातों में आपको कितनी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, देखिए ये जो सारी घटनाक्रम है ये बहुत सिंपल भी हो सकता है कि ललन जो सिंह है उन्होंने कहा नीतीश कुमार को कि मैं आरजेडी के साथ मिलकर आपको जो ये गठबंधन बन रहा है उसका प्रधानमंत्री का फेस बना दूंगा। वो अपनी बात पे डिलीवर नहीं कर पाए, और ये इतना भी सिंपल हो सकता है कि डिलीवर नहीं कर पाए इस कारण ये रेपरकशन। तो जब वो बातें ऐसे कह रहे हैं तो ये एकदम सिंपल चीज़ भी हो सकती है और एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी हो सकती है राजनीति में। तो सिंपल चीज़ है कि जैसे हम नौकरी करते हैं, हम कहते हैं कि ये हम डिलीवर करेंगे, नहीं कर पाते हैं तो उसका रेपरकशन होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी। उपेंद्र जी फिर एक बार जुड़ गए हमारे साथ। जी सर, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। आप कह रहे थे इससे पहले कि ये पार्टी सरवाइव नहीं करेगी, जेडीयू सरवाइव नहीं करेगी, तो मैं इसका मतलब आपसे समझना चाह रहा था क्या होगा? पार्टी टूटेगी? पार्टी के अंदर कोई ऐसा धड़ा मजबूत हो रहा है जो बीजेपी के साथ फिर जाना चाहता है? क्या होने जा रहा है? नहीं, पार्टी बर्बाद होने का मतलब हम एमएलए एमपी के बारे में नहीं कर रहे। एमएलए एमपी जो लोग हैं वो तो अपनी सुविधानुसार सब लोग हैं ही अलग अलग पार्टियों से संपर्क में, कोई बीजेपी के साथ, कोई डायरेक्ट आरजेडी के साथ, कुछ लोग हम लोगों के साथ। तो ये तो एमएलए एमपी की बात हुई। हम तो कह रहे हैं आम जनता, जिस जनता के समर्थन पर पार्टी खड़ी होती है। जेडीयू के समर्थन में कौन लोग बिहार में होते थे? जेडीयू के समर्थन में वही लोग होते थे ना जो लोग चाहते थे कि बिहार में आतंक, पाखंड राज फिर से वापस नहीं हो। और नीतीश जी बार बार यही लोगों को भरोसा भी दिला रहे थे कि जब तक हम हैं तब तक फिर से वही पुरानी स्थिति नहीं लौटेगी 2005 के पहले वाली। और नीतीश जी ने खुद ही जब निर्णय ले लिया कि हम उन्हीं हाथों में सौंप देंगे बिहार को, जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद किया था 2005 के पहले, तो इस कारण से आम लोग वहाँ से हटने लगे हैं और आम लोगों का रिश्ता उस पार्टी से अब समाप्त हुआ है, हो रहा है। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनकी अहमियत अब इस रूप में समाप्त हो रही है। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, कोई 2-4 एमएलए की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक ठीक। आपको ऐसा लगता है लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर उधर जाकर के आरजेडी के साथ जाकर के दूसरी बार अपने हाथ जला बैठे हैं, पछता रहे हैं? क्या फिर उनको लगता होगा कि नहीं, जहां हम पहले थे एनडीए में वहीं ठीक थे? देखिए, अब कहाँ ठीक थे यह बात उनको लग रही हो कि नहीं लग रही हो, यह तो उनका विषय है। लेकिन वहाँ जाकर पछता जरूर रहे होंगे, इस बात का समर्थन हम करते हैं निश्चित रूप से। क्योंकि जो स्थिति वहाँ है एक तरह से अब दमघुटन की स्थिति उनकी है। कई बार तो मंच पर होते हैं, अभी आरजेडी के नेता वहाँ उपस्थित होते हैं और वहाँ भी नीतीश जी बोलने लगते हैं तो कहने लगते हैं कि पहले क्या हो रहा था आप लोग देखते थे ना। मतलब आरजेडी के शासन में क्या हो रहा था, बिहार कहाँ चला गया था, हमने बदलाव किया। यह बात तो उस मंच से भी बोलते हैं नीतीश जी आज भी, जिस मंच पर आरजेडी के भी नेता होते हैं। तो एक तरह से उस बात के लिए पछताना तो स्वाभाविक है उनका, तो यह तो हो ही रहा होगा उनके मन में। लेकिन अब उसके निदान के लिए वो क्या करेंगे यह तो उनका विषय है। लेकिन मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन उनके लिए जो बार बार कहा जाता है पलटने वाला बातें, और जो तेजस्वी ने ही उनको कहा था पलटू चाचा, आपको लगता है कि अगर दोबारा ऐसा हो जाए पलटने वाली स्थिति तो अचरज नहीं होना चाहिए?
अब देखिए, जो जिसको आज सबसे ज़्यादा जिसकी पीठ पर हाथ नीतीश जी रखे हुए हैं, उसी ने संज्ञा दी थी उनको इस शब्द के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। हम तो कभी बोलते भी नहीं हैं इस तरह, उस शब्द का उच्चारण भी हम नहीं करते हैं, तो संज्ञा तो उन्हीं लोगों ने दी थी। तो जो समर्थक जनता नीतीश जी की है, उनको यह बात अच्छी थोड़ी लगती होगी कि जिस ने नीतीश जी को यह संज्ञा दी, नीतीश जी उसी की पीठ पर हाथ रखे हुए हैं। आम जनता को यह बात थोड़ी ठीक लगेगी, निश्चित रूप से ठीक नहीं लगेगी। तो यह तो स्थिति है ही, लेकिन अब इस तमाम स्थिति के जिम्मेवार तो स्वयं नीतीश जी हैं ना। अब बाकी क्या करेंगे यह उनका विषय है। उपेंद्र जी, थोड़ा मैं आपसे लालू यादव के विषय में भी बात करना चाहता हूं। आप लालू यादव की कितनी भूमिका भी जो वहां परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें देखते हैं? बहुत लोगों को लगता है कि उनका बड़ा दबाव है नीतीश कुमार के ऊपर कि भाई अब सत्ता हस्तांतरण का समय आ गया। अब ऐसा कोई करार उनके बीच में था या नहीं था, ये तो वही दो लोग जाने, लेकिन बात तो यही होती थी कि भाई 2024 के चुनाव के बाद या थोड़ा पहले या 25 के चुनाव से पहले तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना है और कुर्सी छोड़ देंगे नीतीश कुमार जी को। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, उनको नीतीश जी को भी भरोसा दिलाया गया था कि आप डील कर लीजिए आरजेडी के साथ। डील में बाद में चलकर जब भी हो, आज हो या 6 महीना के बाद, वह तो उन्हीं लोगों ने तय किया होगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना है और इसके बदले में आरजेडी आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आप बनिए, इस काम में आरजेडी आपकी मदद करेगा। तो यह जो दोनों के बीच था, अब नीतीश जी या एक एक आदमी हिंदुस्तान का समझ गया है कि अब कहीं से महागठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश जी का नाम आ जाए, अब तो कहीं से यह बात नहीं है। तो नीतीश जी के मन में जो यह बात रही होगी, वह बात पूरे तौर पे समाप्त हो गई। कोई गुंजाइश, कोई संभावना अब नहीं बची है। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश जी के साथ जो कुछ भी हुआ, अब नीतीश जी देख रहे हैं कि अब नहीं हो पाया। लेकिन आरजेडी वाले लोग तो उनके साथ, इसके बदले में आरजेडी को क्या मिलेगा, तो उसके बदले में आरजेडी के नेता को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा आप। तो यह बात तो दबाव के रूप में अब आरजेडी की ओर से होगा ही, और यही कारण है। अंदर क्या बात हो रही होगी तो अंदर के लोग जाने, लेकिन बाहर तो साफ दिख रहा है ना कि आरजेडी के लोग जो माननीय हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, उनकी ओर से रोज नीतीश जी को गाली दी जा रही है। और वैसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि लालू जी राबड़ी जी के इतने नज़दीक लोग हैं, तो गाली एक तरफ, जो लालू जी के बगल में बैठने वाले लोग हैं, नीतीश जी को सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देकर इस तरह की बात उनके बारे में बोली जा रही है, और फिर भी आरजेडी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। तो दबाव का तो कई रूप होता है, और उस रूप में दबाव नीतीश जी के ऊपर है ही। उपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। उपेंद्र खुशबा बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पर दबाव बहुत है। नीतीश कुमार ने जो डील आरजेडी के साथ की थी, उसके सिले में नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन आरजेडी तो चाहती है कि जो भाई हमसे कमिटमेंट की थी वो तो पूरी करो, मतलब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सोनिया गांधी जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का बयान आया है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।